नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अगर हिंदी में इसको कहें तो भारत में शिक्षा का दर्शन एवं व्यवहार। जैसा कि आप पीछे की क्लास में आप लोगों ने जाना कि कई तरह के शिक्षा को लेकर बातें हो रही हैं। आधुनिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, स्वरूप क्या हो, शिक्षा कैसे लोगों को लिए लाभदायक साबित होता है और क्या कैसे तैयार करता है, कई पहलुओं पर हम लोग चर्चा किए। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है कि जो हमारा यहाँ भारतीय पक्ष जो इसका जिसको कहते हैं भारत की शिक्षा पद्धति क्या रही है, क्या उसका मूल आत्मा है, क्या उसका उद्देश्य था, कैसे वो शुरू से लेकर अब तक ट्रांसफॉर्म होते गया, लेकिन अभी भी उसके पर चिंतन किया जाए तो एक दशा और दिशा हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसको दे सकती है। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आज के स्थिति में कैसे उसको साथ सामंजस्य बिठाया जाए और जो हमारी व्यवस्था है नई पीढ़ी का निर्माण का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सकता है, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला। आप जाने माने शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं और वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर संस्कृत स्टडी में अध्यापन का कार्य करते हैं। तो इस उम्मीद से डॉक्टर शुक्ला को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें और हम लोग को समझाने की कोशिश करें कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या रही है और कैसे उसको आज के समय में सामंजस्य बिठाया जाए। वेलकम सर। नमस्कार। शिक्षा की भारत में जो स्थिति पहले रही है और जो उसका स्वरूप रहा है और क्या उसका व्यवहार था, इस बात को पहले हम रेखांकित करना चाहेंगे और फिर आज के समाज में और आज के युग में शिक्षा व्यवस्था को प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से हम कुछ ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिक्षा का उद्देश्य हमारा मानव का सर्वांगीण विकास है। मानव का आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का विकास हो, ये शिक्षा का उद्देश्य है। इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारे जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। शिक्षा क्यों चाहिए? हम अपने जीवन के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना चाहते हैं और जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भारतीय परंपरा ने, भारतीय जीवन दर्शन ने ये जीवन के 4 पुरुषार्थ माने और इनको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शिक्षा को माना गया। और शिक्षा को साक्षर होना शिक्षा नहीं माना गया। साक्षरता को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी बड़ा ज्ञानी हो सकता है अपनी परंपरा में, भारतीय चिंतन में। लेकिन शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग था जिसके माध्यम से हम जीवन के पुरुषार्थों की प्राप्ति करते थे। अब आज एक बुनियादी अंतर इस उद्देश्य में आया है कि शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन हो गया है। नौकरी प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य। ये व्यवस्था भारतवर्ष में पहले नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी, ऐसा चिंतन नहीं था। लेकिन अब समाज बदल रहा है, समाज में नए दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। लेकिन हम पहले मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा सा विमुक्तये, या विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। आज कल हम तो कहते हैं सा विद्या या नियुक्त है, जो नियुक्ति में काम करे वही शिक्षा है, उसी शिक्षा का महत्व है। और इस शिक्षा के, ऐसी शिक्षा के ग्रहण करने से धीरे धीरे मानवता का ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जिससे हम
समाज के, क्योंकि समाज की जो विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसमें मूल कारण व्यक्ति ही है। व्यक्ति के अच्छे होने से ही समाज अच्छा चलता है और व्यक्ति के खराब होने से ही समाज खराब होता है। और ये व्यक्ति का अच्छा होना और खराब होना ये तो शिक्षा पर पूरी तरह से निर्भर है। यदि व्यक्ति, 3 लोग, माता, पिता और शिक्षक, क्योंकि इनके पास विद्यार्थी जीवन का अधिकतम समय, माने अपने विद्या अध्ययन का काल का अधिकतम समय 12 से 15 साल तक अधिकतम समय उन्हीं के पास व्यतीत करता है, अपने माता पिता और शिक्षक के पास। उनसे जो सीखता है वही व्यवहार में लाता है। तो मैं मानता हूं कि आज की जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल में शिक्षा है। यदि हमारी शिक्षा ऐसी उत्कृष्ट शिक्षा हो जिससे कि हमारे नैतिक मूल्य जबरदस्त हों, आगे प्रोत्साहित करने वाले हों, ऐसे मूल्यों परक शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो भारतीय जीवन में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च। 2 तरह की विद्याएं हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। परा विद्या ब्रह्म ज्ञान की विद्या थी, अल्टीमेट रियलिटी को समझना, अपने आप को समझना, ये परा विद्या की कैटेगरी में थी। और अपरा विद्या में जो सारी अन्य विद्याएं हैं वो अपरा विद्या में थी। इनको कैसे पढ़ा जाए, इनको कैसे जाना जाए, ये इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। और आज भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम तरह तरह के विषयों को पढ़ते हैं, पहले भी व्यवस्था थी। हम लोगों ने अपने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था भारतीय चिंतन में, कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जिसमें से ब्रह्मचर्य आश्रम पूरी तरह से शिक्षा के उपार्जन के लिए था। वह ज्ञानात्मक आश्रम था। उस आश्रम का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा की प्राप्ति थी, शिक्षा का ग्रहण था, ज्ञान का अर्जन था। इसमें हम ज्ञान का अर्जन करते थे। समाज में विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए गुरुकुलों में जाते थे, ऋषिकुलों में जाते थे, क्योंकि यही हमारे पुराने विद्यालय थे जिनमें हमारी शिक्षा व्यवस्था आगे विकसित हुई। और विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय भी थे जहाँ 10-10 हजार विद्यार्थी के रहने, भोजन, सबकी व्यवस्था होती थी। तो यहाँ से शिक्षा शुरू हुई कि गुरुकुलों से ऋषिकुलों में जाकर के विद्या का ग्रहण करना। जब वहाँ विद्यार्थी जाते थे, जो आज सबसे बड़ा अंतर दिख रहा है कि शिक्षा निःशुल्क होती थी। निःशुल्क शिक्षा भारत की एक व्यवस्था थी कि भारत में सबको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी कि सभी लोग बिना धन दिए शिक्षा का ग्रहण करें। और गुरुजी जो आचार्य होते थे, जो शिक्षक होते थे, वो गुरुकुलों में रह करके अध्यापन करते थे, वो भी वेतन ग्रहण नहीं करते थे। तो वेतन न ग्रहण करके शिक्षा देना इस समाज का दायित्व था कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अशिक्षित न रहे। इसलिए समाज इसके प्रति ध्यान देता था और समाज शिक्षा की व्यवस्था करता था। कुछ लोग सिखाते पढ़ाते थे और उनके आश्रम को चलाने के लिए कुछ लोग व्यवस्था करते थे, समाज के लोग। लेकिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको शिक्षा मिलती थी। शिक्षा को खरीदा नहीं जाता था। आज स्थिति ये हो गई है कि हमें जिसके पास अधिक पैसा है वो
और अच्छे विद्यालय में जा सकता है जहां सारी व्यवस्था वातानुकूलित है, और जिसके पास नहीं है तो शिक्षा को आज हम व्यवसाय के रूप में ग्रहण कर दिए, जो भारत में शिक्षा कभी व्यवसाय नहीं था। ये मूलभूत बुनियादी अंतर आ गया है आज के समाज में कि शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, एक बिजनेस हो गया है, जहां की विद्यालय और अध्यापक दोनों, ये प्राचीन भारत में, ये भारत में नहीं था। कोई ज्ञान को बेच नहीं सकता था कि हम ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान हम धन दे करके बेचेंगे, ये भारत की नीति नहीं थी। लेकिन ये अंतर आ चुका है। अब इस अंतर में जो विषमता हो गई है, ये विषमता ये हुई है कि जिसके पास धन है वो अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी शिक्षा की प्राप्ति कर पा रहा है, अच्छे से अच्छे अध्यापक के पास पहुंच जा रहा है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है उसका बच्चा न पढ़ पा रहा है, न शिक्षित हो पा रहा है, और जो चाह रहा है वो भी शिक्षा उसे नहीं मिल पा रही। ये समाज को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था न हो। गुरुकुलों में जब हम अध्ययन करते थे तो हमारा एक समाज के प्रति कमिटमेंट होता था, क्योंकि हमारी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था समाज करता था। समाज गुरुकुल को या ऋषिकुल को या आचार्य कुल को चलाने के लिए समाज व्यवस्था करता था। तो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी के दिमाग में ये बात रहती थी, एक उत्तरदायित्व तो बोध रहता था कि समाज के लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, तो हमें अध्ययन करके समाज को कुछ देना है। आज विद्यार्थी बहुत कुछ कर्तव्य बोध से ग्रस्त होता है, तो केवल अपने माता पिता के प्रति कि इन्होंने धन दे करके हमें पढ़ाया लिखा, समाज के प्रति उसके मन में ये कोई कर्तव्य बोध नहीं होता है कि समाज ने हमारे लिए कुछ किया है। ये एक बुनियादी अंतर समाज में आ गया है, इसको बदलने की बहुत जरूरत है। शिक्षा के जो विषय थे वो भी विभिन्न थे। कभी कभी ये कहा जाता है कि भारत में अध्ययन कोई प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं थी जो आजकल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में है। ऐसी बात नहीं थी। हमारे यहाँ हर शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्थित 14 विद्याओं की कल्पना, 18 विद्याओं की कल्पना और अनेक विद्या स्थानों, अनेक विद्या के विषय, अध्ययन के विषयों की सूची हमें मिलती है, प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से हमें जान सकते हैं कि भारत में अनेक विषयों का अध्यापन होता था। आयुर्वेद से लेकर के वास्तु, शिल्प, इन विद्याओं की, जिनको आजकल हम प्रौद्योगिकी विद्या के रूप में, अर्थकरी विद्या के रूप में मानते हैं, इनका भी अध्ययन अध्यापन, ग्रामर का व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, फोनेटिक्स, कैसे इनको पढ़ाया जाए, इसके लिए एक विस्तृत शिक्षा व्यवस्था की चिंतन धारा थी जो भारत में चलती रही। और उसका क्रम कैसे हम उनको चलाते थे, एक हम मानते थे कि अध्ययन करना हमारा नित्य कर्तव्य है। ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये हमारा नित्य कर्तव्य है, ये मौलिक कर्म है हमारा अध्ययन करना। इसीलिए कहा जाता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। इनका नियमित रूप से ज्ञानार्जन करना नियमित रूप से जरूरी है। जो व्यक्ति जिस शास्त्र में निपुण होता था वह उस शास्त्र का अध्यापन करता था। वानप्रस्थ आश्रम में अनेक लोग अपने गुरुकुलों का संचालन करते थे और जो जिस विद्या में निपुण होता था
उस विद्या के लिए अध्ययन की व्यवस्था करता था और विद्यार्थी वहां जा करके अपने ज्ञानार्जन करते थे। उस विद्या के क्रम में एक महत्वपूर्ण बात थी कि हमने विद्या के 4 क्रम, विद्या ग्रहण के 4 क्रम बनाए। अधीति, बोध, आचरण और प्रचार। अध्ययन करना, किसी शास्त्र का, किसी एक विद्या का अध्ययन करना, अधीति, गुरु से उसको सीखना, बोध, उसको समझना, आचरण करना और जीवन में उसको उतारना, और फिर उसका प्रचार करना। अधीति, बोध, आचरण और प्रचार, इन 4 प्रकार से विद्या को उपयुक्त माना जाता था। केवल अध्ययन किया और प्रचार करने, अध्यापन करने निकल गए, ये हमारा उद्देश्य, ऐसी हमारी शिक्षा पद्धति नहीं थी। शिक्षा जीवन में उतरनी चाहिए। ये नहीं कि केवल शिक्षा, हम किसी विषय के मर्मज्ञ विद्वान हैं, हमारे जीवन में वो विषय नहीं है। हम ये मानते थे, भारतीय जीवन शिक्षा दर्शन ये मानता था कि मनसी, वचसी और कर्मणि, मन, वचन और कर्म में एक रूपता। जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, जिसका हमें बोध है, उसका हमारे जीवन में आचरण होना चाहिए, तभी हमें उसे के प्रचार का अधिकार है, अन्यथा हमें प्रचार का अधिकार नहीं है। केवल हमें ज्ञान होना और हम अध्यापक हो सकते हैं, ये बात नहीं, हम उसको जिए भी, उस शास्त्र को जीवन में भी उतारें, ये एक महत्व। तो शिक्षा का जीवन से साक्षात संबंध था। केवल शिक्षा एक बौद्धिक व्यायाम नहीं था भारत में कि हम एक बुद्धिजीवी होकर के बुद्धि पूर्वक उसका ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका जीवन से कोई लेना देना नहीं, जीवन में उसका आचरण नहीं। ये मौलिक अंतर आज समाज में देखने को मिलता है। ये हमारा जो शिक्षा दर्शन था, जो उसका व्यवहार था, कि वो जो हमारे ज्ञान में हो वो हमारे कार्य में भी होना चाहिए। जिसका हमें जिस विद्या का हम ग्रहण करते हैं, उस विद्या का हम प्रयोग भी करें जीवन में। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम कहते थे ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ऐसा ज्ञान बोझ है, क्योंकि हम उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। और अध्यापक एक खुली किताब है, एक जीवन दर्शन है, जिसको समाज के लोग देख करके अपने जीवन में उतारते थे, विद्यार्थी अपने जीवन में उतारते थे। इसीलिए कहा जाता था कि यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि जो आचार्यगण, जो शिक्षित लोग जिस शिक्षा का ग्रहण करके अपने जीवन में आचरण करते, उन्हीं को देख करके समाज के अन्य लोग भी अपने जीवन में उसको उतारते हैं। ये बुनियादी अंतर आ गया है कि शिक्षा एक व्यावसायिक बुद्धि से, कि शिक्षा का व्यावसायिक प्रासंगिकता की, आज नौकरी के लिए ये शास्त्र उपयोगी है कि नहीं, ये पहले नहीं सोचा जाता था। साहित्य को, किसी विद्या को प्रासंगिकता के तराजू पर तौलना, यह उसके साथ क्रूरता और निर्ममता का परिचय देना है। प्रासंगिक होना, इसीलिए मात्र कोई शास्त्र या कोई विद्या प्रासंगिक अप्रासंगिक नहीं हो सकती कि उससे नौकरी नहीं मिल सकता। जीवन का निर्माण, समाज का निर्माण जिससे होता है, भले ही उससे नौकरी न मिलती हो, लेकिन वह समाज और देश सबके लिए बहुत उपयोगी है। ये दृष्टिकोण हमारे आचार्यों के मन में था और इसी दृष्टिकोण से शिक्षा का आचरण करते थे, प्रचार करते थे। दूसरी बात, जब आचार्य शिक्षा का प्रचार करता था, शिक्षा का ग्रहण कराता था, तो एक बात कहता था कि जो देखो विद्यार्थियों,
जो हमारे अच्छे आचरण हैं उन्हीं को अपने जीवन में उतारना। अस्माकं सुचरितानि सेवितव्यानि नो इतराणि। तो सुचरित माने शिक्षा ग्रहण करके हमने जीवन में उतारा है और उसको जीवन के साथ जुड़ी हुई है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था केवल बुद्धि के साथ बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये जीवन दर्शन है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षण विधि भी हमारी एक हमारा अद्भुत तरीका था कि शिक्षण हम कैसे करते थे। भारत में शिक्षण मौखिक शिक्षण की व्यवस्था थी। मौखिक शिक्षण का तात्पर्य यह है कि हम चाहते थे कि विद्यार्थी जिन विषयों को पढ़ रहे हैं वो विषय उनको हृदयंगम हो, वो केवल ग्रंथ पर आश्रित न रहे, वो विषय उनको हृदयंगम होना चाहिए। और हृदयंगम करने के लिए उन्होंने एक पारायण पद्धति का आविष्कार किया कि किसी भी विषय का बार बार श्रवण मनन करने से वह विषय हृदयंगम होता है। कहा जाता था कि पुस्तकस्था तु या विद्या, जो विद्या जो ज्ञान किताब में है, पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में जो पैसा चला गया, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, जब जरूरत पड़े तो वो विद्या नहीं रहती, क्योंकि वो तो पुस्तकस्था विद्या है, हृदयंगम नहीं है। और वो धन जो अपने पास नहीं दूसरे के पास है, तो काम कार्य काल उत्पन्न होने पर वो दोनों नहीं अपने पास रहता है। इसलिए मौखिक ओरल पद्धति थी, मौखिक शिक्षा पद्धति हमारी एक उत्कृष्ट विधि थी, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों उस मौखिक विधि से शिक्षा का ग्रहण करते थे। और उस मौखिक विधि से ये लाभ हुआ कि हमारे विद्यार्थी अनेक शास्त्रों को हृदयंगम कर गए। और आज ये परंपरा आज भी ये जारी है। देश में बहुत सारे ऐसे विद्वान होंगे जिनको अनेक ग्रंथ मुखस्थ होंगे, हृदयंगम होंगे, जो बिना ग्रंथ देखे व्याख्यान करते हैं। ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था थी हमारे देश में कि लोग उन विषयों को हृदयंगम कर जाते थे। दूसरी पद्धति थी जिसको आजकल हम साक्षात पद्धति, डायरेक्ट मेथोडोलॉजी कहते हैं शिक्षण की, जिनमें हम प्रश्नोत्तर विधि से किन्हीं विषयों को सिखाते थे। प्रश्न करना, गुरु प्रश्न करते थे, विद्यार्थी उत्तर करते थे, विद्यार्थी प्रश्न करते थे, गुरु उत्तर देते थे। ये प्रश्नोत्तर पद्धति से हम विषयों को डेवलप करते थे और चिंतन के लिए पूरा खुला मैदान होता था कि किसी विषय पर हम समग्रता से विचार करें। ये नहीं कि चुपचाप होकर के केवल गुरुजी उपदेश देते जाएं और विद्यार्थी सुनते जाएं। एक तरफा ये व्याख्यान पद्धति नहीं थी, दोनों तरफ से प्रश्नोत्तर पद्धति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था चलती थी। और एक हमारा मॉडल था, जिस मॉडल में बैठ करके हम चर्चा करते थे। वो मॉडल ये है कि किसी विषय को हम जब समझाने जाते थे तो उस विषय को समझने में जो समस्याएं होती थी, जो संदेह होता था, उसको हम पहले लेते थे कि ये विषय है, इस विषय को समझने के लिए ये संदेह उठेगा। विद्यार्थी के मन में संदेह उठे या न उठे, गुरुजी संदेह जरूर जागृत कराते थे कि ये संदेह हो सकता है। उस संदेह के निराकरण के लिए दो पक्ष बनते थे, एक पूर्व पक्ष और एक उत्तर पक्ष। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई पूर्व पक्ष हो ही, एक क्रिएट किया जाता था पूर्व पक्ष की इस विषय को इस ढंग से, यदि इसके पक्ष में ये कोई सोचता है, विपक्ष में ये कोई सोचता है, तो पूर्व पक्ष क्या हो सकता है, इसका सिद्धांत पक्ष क्या हो सकता है और इसका निर्णय क्या हो सकता है, इसको हम वाद पद्धति कहते थे। और वाद पद्धति में एक
खूब डिबेट होता था। किसी भी एक विषय को इस अधिकरण पद्धति में बैठ करके गुरु और शिष्य खूब डिस्कशन करते थे और कहते थे कि वादे वादे जायते तत्वबोध। जितना हम किसी विषय पर विचार करेंगे उतना हमारा ज्ञान और अधिक बढ़ेगा। इसीलिए हम ये मानते थे कि केवल आचार्य विद्वान नहीं है, विद्यार्थी भी उतना ही विद्वान और योग्य है। इसीलिए दोनों मिल करके एक तेजस्वी विद्या का ग्रहण करेंगे और अपने ज्ञान को तेजस्वी बनाएंगे। इसलिए प्रार्थना करते थे तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा जो अध्ययन हो, हम ये जो अध्ययन है एकांगी अध्ययन नहीं है, दोनों लोगों का अध्ययन है, वो तेजस्वी बने। और इसको तेजस्वी बनाने के लिए पूरा डिस्कशन के लिए समय दिया जाता था और दोनों विद्यार्थी, गुरु और विद्यार्थी खूब डिस्कशन करते थे, प्रश्नोत्तर पद्धति से चर्चा करते थे। और ये पद्धति आज लुप्त हो गई है, क्योंकि 45 मिनट के पीरियड में एक सेमेस्टर में ये पाठ्यक्रम निर्धारित करके और समय में बांध करके और घंटी बजा के शिक्षा व्यवस्था भारत में नहीं था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में ग्रंथ और शास्त्र को जीवन में उतारने की शिक्षा 24 घंटे की प्रक्रिया थी, अहरनिश की प्रक्रिया थी। और शिक्षा केवल एक टाइम टेबल में बंधा हुआ चीज नहीं था कि सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक, 1 बजे तक यही शिक्षा के लिए काल होगा। शिक्षा के लिए पूरा 12 वर्ष का न्यूनतम काल हमारे आचार्यों ने कि एक शास्त्र के अध्ययन के लिए गुरु और शिष्य 12 वर्ष का काल अहरनिश लगाएंगे, 24 घंटे लगाएंगे, तब उस शास्त्र के मर्मज्ञ होंगे। और शिक्षा ऐसे ग्रहण की जाती थी, केवल पुस्तकीय ज्ञान को ग्रहण करना शिक्षा ग्रहण नहीं होता था, उसको जीवन में उतारना और समग्रता से सीखना। 24 घंटे उस पर चर्चा विचार विमर्श करना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, सब कुछ करते समय ज्ञानार्जन करना, ये शिक्षा का एक उद्देश्य होता था, जिससे हम एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भावी देश का व्यक्ति तैयार करते थे। लेकिन ये आज हमने उसको एक मॉडल बना करके टाइम टेबल में बदल दिया कि अब हम आज के टाइम टेबल में हम किसी ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं सकते। कोई ग्रंथ का एक अंश रख दिया जाता है कि ये के अंश है, इस अंश को पढ़ना है, और 1 घंटी हो गई, अब उस घंटे में फिर आगे कैसे अध्ययन होगा। यहाँ ये नहीं था, दोनों गुरु और शिष्य खूब अध्ययन करते थे। दूसरा, शिष्य और गुरु का जो रिलेशनशिप था उसमें कोई लड़ाई झगड़ा और तूफान मार पीट का संबंध नहीं था। आज जैसे कहा जाता है कि विद्यार्थी और शिक्षक का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसको गौतम सूत्र ने बड़े अच्छे ढंग से रेखांकित किया है। शिष्य शिष्टि ही अवधेन, बिना वध के, माने बिना, चाहे वाचिक हो या शारीरिक हो, किसी भी तरह का बिना पीड़न किए विद्यार्थी का अच्छी शिक्षा देना, ये हमारा उद्देश्य था। डांटना भी नहीं, अच्छे से प्रेम पूर्वक शिक्षा देना, और जिससे कि हमारा ज्ञान तेजस्वी हो। तो विद्यार्थियों को तैयार करना और ऐसा तैयार करना कि एक शास्त्र के निपुण, एक शास्त्र के निपुण विद्यार्थी तैयार हों, ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य होता था और विद्यार्थी तैयार होते थे। अध्ययन कराते समय हम 3-4 बातों पर बहुत ध्यान देते थे, जिसको आप किसी भी शिक्षण के 4 अंग, जब लोग शिक्षण करते तो शिक्षण के 4 अंग बताए जाते हैं कि श्रवण, पठन, लेखन और पठन। ये जो सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना, ये आना चाहिए।
तो पठन पर हम पहले बहुत जोर देते कि जो ग्रंथ आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, शुद्ध उच्चारण आपको होता है कि नहीं। उच्चारण करना हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था कि किसी भी शास्त्र, किसी भी ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और उच्चारण पद्धति कैसी होनी चाहिए, कैसे पढ़ा जाए कोई टेक्स्ट, चाहे वो गणित ही क्यों ना हो, चाहे वो विज्ञान की ही किताब क्यों ना हो, चाहे वो वेद ही क्यों ना हो, उसका उच्चारण विधि एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि में एक महत्वपूर्ण अंग होता था। इसके लिए एक शिक्षा अंग जो हमारा वेदांग है, शिक्षा है, जिसका काम ही है उच्चारण पद्धति को सिखाना, कैसे उच्चारण किया जाता है, क्योंकि उच्चारण से अर्थ भेद हो जाता है। अर्थ भेद होने से जो अर्थ हम ग्रहण करना चाहते हैं वह अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए उच्चारण पद्धति के द्वारा पाठ को पढ़ना और उसके बाद उस पद का विश्लेषण करना, किसी वाक्य को के एक एक पद को समझना, इसके लिए व्याकरण का, निरुक्त का, छंद का ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता था। वेदांग उनको हम कहते हैं 6 अंग होते थे। इनके माध्यम से हम उन पदों को, वाक्यों को ठीक ढंग से समझते थे और समझने के बाद शिक्षा का उद्देश्य, अध्ययन का उद्देश्य केवल किसी चीज को ग्रहण कर लेना नहीं, उसके अर्थावबोध को ठीक से समझना, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आचार्य और विद्यार्थी दोनों मिल करके कार्य करते थे कि हम किसी भी शास्त्र को जो पढ़ रहे हैं उसका ठीक अवबोध हो। और शास्त्र का अध्ययन का उद्देश्य होता था समाज के लिए जो उपयोगी हो, हितकारक हो, वही शिक्षा मानी जाती थी। जिस शिक्षा से समाज में विद्वेष फैले, घृणा फैले, द्वेष फैले, उसे शिक्षा नहीं माना जाता था। विभाजनकारी जो शास्त्र हो, जो ज्ञान 2 लोगों में झगड़ा पैदा कर दे, उसको हम ज्ञान और शिक्षा नहीं मानते थे। और ऐसे शिक्षा को हम बढ़ावा देने के लिए दोनों लोग प्रवृत्त होते थे। अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापनाएं हुई और कालांतर में ये सब चलता रहा, आगे विकसित होता रहा। अंग्रेजों के आने के पश्चात इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और एक नई व्यवस्था, एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भारत में जन्म ली। और 150 वर्ष लगभग हो चुके हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के, जिसके अनेक अच्छे पक्ष भी हैं और अनेक उसके बुरे पक्ष भी हैं। इन दोनों पक्षों को हमें विचार करना चाहिए और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति में अच्छे पक्ष हैं जो आज उपयोगी हो सकते हैं उनको जोड़ना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का निःशुल्क होना ये बहुत महत्वपूर्ण था। शिक्षा को निःशुल्क होना चाहिए और सबके लिए एक समान शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे बड़ी खासियत थी एक समान शिक्षा। आज एक समान शिक्षा का अभाव है। ये इस कमी को दूर करने के लिए हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से ले सकते हैं। और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में जो एक महत्वपूर्ण अंग ये है कि गुरु और शिष्य दोनों मिल करके और पूरी समग्रता के साथ और जीवन में उतारना, केवल एक बौद्धिक व्यायाम के रूप में न लेना कि शिक्षा। और दूसरी चीज, हमारा समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व हो। शिक्षा केवल मात्र नौकरी प्राप्त करने का साधन न हो। आप करेंगे। एक दर्शक हैं पंकज तिवारी जी, उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे जी। नमस्कार तिवारी जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के युग में बच्चों को जैसे कि कई बच्चे बहुत जैसे पढ़ाई करके रट्टा कहीं मारते हैं, तो आजकल कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे अध्ययन कोई भी चीज पढ़ाई करनी चाहिए, किस चीज की? पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे अध्ययन कोई पढ़ाई करनी चाहिए? इसका जवाब हम लोग चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि प्रश्न पूछने से पहले कृपया अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज़ हमें सुनाई पड़े। जी, क्या कह रहे थे? आज के समय में पुस्तकों को या कोई भी चीज़ को कैसे पढ़ना चाहिए, मेथोडोलॉजी उनका प्रश्न है। शिक्षा के 3-4 अंग हैं। पहले जब हम यदि प्राथमिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें और उच्च शिक्षा की बात करें, जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में कौटिल्य ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि लिपि संख्यानम चोपयुंजित, 3 साल की आयु पूरी करने के पश्चात बच्चों को लिपि सिखाना चाहिए, लिखना और गणित सिखानी चाहिए। यहाँ से उनकी शिक्षा शुरू होती है। उच्च शिक्षा में जब हम जाते हैं या माध्यमिक शिक्षा में जाते हैं तो उसका स्वरूप दूसरे ढंग से हो जाता है, और उच्च शिक्षा में विशेष रूप से विषय को समग्रता से समझने के लिए सतही ज्ञान या परीक्षा पास करने के उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कोई भी हम विषय पढ़ रहे हैं तो उसके मूलभूत संकल्पनाओं को समझना, उनके ग्रंथ और ग्रंथकारों से परिचित होना और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समग्रता से समझना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मूल ग्रंथों को, जो उस क्षेत्र के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जो आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसे ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए जिसे समग्रता से उस विषय को समझा जा सके। ओके, चलिए हम लोग चर्चा करें आधुनिक शिक्षा के गुण दोष के बारे में। आप बता रहे थे आधुनिक शिक्षा के गुण और आधुनिक शिक्षा के गुण और दोष के बारे में मुझे ये लगता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जो असमानता आ गई है कि एक सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, एक प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था है, दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। जो बच्चे नगर निगम के विद्यालय में पढ़ते हैं और जो बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं, इन दोनों बच्चों की शिक्षा के में समान शिक्षा नहीं है। और जब समान शिक्षा नहीं है तो ये एक तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शामिल नहीं हो सकते हैं एक जैसे, क्योंकि जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, यदि भारत में समानता को लाना है तो समानता लाने का एक ही साधन हो सकता है, वो शिक्षा के माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, इक्वालिटी को ला सकते हैं, समानता को ला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है आज की शिक्षा व्यवस्था में कि समान नहीं है। जिसके पास धन है वो शिक्षा को खरीद सकता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा को खरीद सकता है, और जिसके पास धन नहीं है वो शिक्षा के लिए भटक रहा है, वो पूरी शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक समान शिक्षा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए आज के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है और उस पर काम भी हो रहे हैं। कई स्कूल्स, खास करके प्राइवेट स्कूल्स भी गरीब तबके से बच्चों को ले रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि कैसे सभी लोगों को बराबर शिक्षा दिया जाए और सबको एक साथ जोड़ा जाए, समाहित किया जाए। तो ये अच्छी बात है, इसे तो होना ही चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है और इस पर फॉलो होना चाहिए। ये प्रयास हो रहा है, बहुत स्तर पर हो रहा है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, अभी भारत में की आबादी बहुत तादाद में अशिक्षित है, उनके लिए विद्यालय नहीं है, उन्होंने पाठ्य ग्रंथ कभी नहीं देखे हैं। तो हमें जमीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर बहुत कार्य करने की जरूरत है कि जिससे भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी बालक, कोई भी बालिका शिक्षा के बिना न रहे।
और ये समाज का दायित्व है। समाज में सरकार भी आता है। हम केवल सरकार के ऊपर ये सारा दायित्व हम नहीं सौंपना चाहते। हम भी सरकार के ही अंग है, समाज पूरा सरकार के अंग है। समाज के लोगों का ये दायित्व है, सबको मिल करके एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को जन्म देना है कि जिसमें सभी लोगों को एक समान शिक्षा प्राप्त हो और सबको प्राप्त हो। ये नहीं कि ये 20 साल बाद जो आज बच्चे हैं यदि वो अशिक्षित रह जाएंगे, जो बालक बालिकाएं हैं अशिक्षित रह जाएंगी, तो उनका जीवन आगे कैसे चलेगा? हम कैसा भारत बनाएंगे जिस भारत में अशिक्षित लोग रहेंगे? तो यदि भारत का एक भी आदमी अशिक्षित रहता है तो हमारा भारत का एक हिस्सा अशिक्षित रह गया। तो इसको बहुत प्रयास करने की जरूरत है और केवल एक स्तर के प्रयास से नहीं, चारों तरफ से मिलजुल करके प्रयास करने की जरूरत है, तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर पंजाब से मधुबाला जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहते हैं कि एक हमारा ध्यान, हम 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। जी सवाल पूछिए। हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। हाँ। चलिए, एक कार्यक्रम तो ऐसे बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान तो अच्छी बात है। तो कंसंट्रेशन पर भी थोड़ा सा कैसे उस समय जब वैदिक समय में या प्राचीन समय में कैसे कंसंट्रेशन को, क्योंकि ये समस्या हमेशा से रही है, कैसे कंसंट्रेशन को कैसे ध्यान लगाया जाए, इस पर क्या चिंतन था और कैसे उसको विकसित किया जाता था बच्चों में? क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि पुराने समय में कंसंट्रेशन अधिक होता था और सब्जेक्ट भी ज़्यादा पढ़ने होते थे या गूढ़ विषय पढ़ना पड़ता था, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी, तो उसके लिए बच्चों का तो मन वैसे ही चंचल होता है और चंचल मन होना उनका स्वभाव है और होना भी चाहिए। लेकिन माता पिता और आचार्य को उनको एकाग्र बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है कि थोड़ा देर उनको बैठा करके एक काम में, उसको हम कहते हैं अभ्यास विधि। अभ्यास से करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास विधि उसको कहते हैं। एक काम को जैसे मन नहीं करता है पढ़ने का, तो भी हम एक रूटीन बनाए कि हम दिन भर में 1 घंटे बैठ के पुस्तक अध्ययन करेंगे। अब यदि वो पुस्तक अध्ययन चाहे पाठ्यक्रम का हो या कोई कथा की पुस्तक हो, कहानी की पुस्तक हो, नहीं कुछ तो न्यूज़पेपर ही हो, हम उसका अध्ययन करें, 1 घंटा बैठने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये निश्चय हमारे मन में, हमारे जीवन में, एक हमारे दिनचर्या में वो भाग आ जाएगा कि बिना पढ़े बिना कुछ सोचे मन नहीं लगने लगेगा, तो हम उस काम में लग जाएंगे। तो ये स्वाभाविक चीज है, मन न लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसको अभ्यास से ठीक किया जा सकता है और विद्यार्थियों को अभ्यास करना चाहिए, मन लगाना चाहिए, क्योंकि मन तो भागेगा ही और कोशिश करके उनको लगाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, अभ्यास विधि का आप भी पालन करें और कंसंट्रेशन को डेवलप करें। जी, तो और जो बुनियादी चिंतन जो आज के एजुकेशन में है, शिक्षा में, और ख़ास करके एक बात को ध्यान दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट की। तो पहले भी जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि पहले भी तकनीकी शिक्षा या प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जाती थी जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात होती थी। तो आज की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और पहले के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों में क्या अंतर है और कैसे, अगर हम लोग आधुनिक स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को या प्रोग्राम को अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो क्या करने की आवश्यकता है? हम लोग यही मानते थे, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके जब विद्यालय से जाता था तो कहीं नौकरी कर लेगा या नौकरी लग जाएगी, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो हम शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये राज्य की जिम्मेदारी होती थी। राज्य पूछता था स्नातकों से कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी आगे की प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग के अनुसार
राज्य उसको बुनियादी सुविधा मुहैया कराता था और वो अपना कार्य आरंभ करता था। इसलिए सेवा का क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र हमारी शिक्षा व्यवस्था का अंग नहीं था कि कोई शिक्षा ग्रहण करके कहीं नौकरी करने चला जाएगा। वो वाणिज्य करता था, ये भी स्वयं का किया हुआ कार्य था, तो वाणिज्य की शिक्षा हो। कृषि कर्म करता था, वार्ता करता था, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, ये मुख्य। गौरक्ष में गोरक्षा का मतलब है पशुपालन। अब पशुपालन में डेयरी है, बहुत सारे उसके अंग उपांग हैं जिनमें लग करके और आर्थिक उपार्जन करते थे। ये तो स्वयं एक व्यवसाय खड़ा करना, ये शिक्षा का, इसको महत्वपूर्ण माना गया कि स्वयं हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके एक खुद का काम शुरू करे। खुद का काम शुरू करने से एक स्वतंत्रता भी होती है और दूसरे को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और समाज के लिए योगदान कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा अच्छा नियम टैक्सेशन का रूल दिया कि क्योंकि हर व्यक्ति को इस पर चर्चा करेंगे। मेरठ से मोहम्मद खुशदिल साहब हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी खुशदिल साहब, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, जी सवाल पूछिए। मेरठ में हेलो, हाँ सवाल पूछिए, सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी सर, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। जी मैं राजकीय इंटर कक्षा का छात्र हूँ। जी सर बताऊँ, मगर सर याद नहीं हो पाती। अच्छा, पाठ उनसे याद नहीं हो पाता। पाठ है तो याद करने का जो तरीका है जी, वो रटने की पद्धति भारत में नहीं रही है। लोगों को ग्रंथ से, बड़े बड़े ग्रंथ याद हो गए, लेकिन रटने से नहीं होता है। किसी चीज को बार बार, एक बार आप निश्चित कर लीजिए कि हम ये लेसन, ये पाठ 10 दिन में तैयार करेंगे, उसको रोज पढ़िए। रोज पढ़ते पढ़ते 10वें दिन आपको पता चलेगा कि ये हमें तैयार हो गया। इसको हम कहते पारायण विधि, अभ्यास विधि। रटने की हमारी प्रक्रिया, रट करके, रटने से भूल जाता है और पारायण करने से, अभ्यास करने से वो कभी भी पाठ आपको भूलेगा नहीं। 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, लेकिन उसको हम पारायण करते, बार बार उसका अभ्यास करें तो हमें वो पाठ तैयार हो जाता है। और रटना नहीं चाहिए। रटने से आप परीक्षा के पहले भी भूल सकते हैं, बाद में भी भूल सकते हैं। रटने वाली पद्धति ठीक नहीं है। इसीलिए आजकल भी व्यवस्था की गई है केस स्टडीज या प्रोजेक्ट। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आप इसको करके लाएं, ताकि उसमें आपका एंगेजमेंट होगा और फिर आप कुछ और पढ़ पाएंगे। जी। एक और सवाल है, रांची से हैं रमन कुमार जी, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार कुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। आजकल भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत प्रभाव है। बच्चे लोग एजुकेशन के ज्यादा प्रभाव में हो गए हैं, तो उससे तो भारतीय संस्कृति तो एकदम खत्म होते जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वेस्टर्न एजुकेशन का आजकल प्रभाव अधिक है, इससे भारतीय संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो वो आप जवाब देंगे, उसके पहले मैं एक जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति शिक्षा से, कोई भी शिक्षा ग्रहण करे उससे खत्म नहीं होने वाली है। वो मजबूत है, हर तरह के लोग हमेशा रहते हैं, साथ में उसी से रास्ता निकलता है। जैसे आप चिंतन कर रहे हैं, दूसरे लोग भी चिंतन कर रहा है, कोई उसको गलत ढंग से, कोई अच्छे ढंग से, तो एक प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आपका क्या कहना है? शिक्षा न पाश्चात्य होती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण इशू है। ज्ञान का कोई देश काल सीमा नहीं होता। जो भी ज्ञान समाज के लिए, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, हमारे यहाँ कहा गया कि बच्चे से भी यदि कोई अच्छी चीज मिल रही है सीखने के लिए तो हमें सीख लेना चाहिए। यदि पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था से कुछ अच्छी बात हमें मिल रही है तो उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। और प्रतीचि प्राची दोनों का मेल होना चाहिए। जो हमारे मालवीय जी ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, तो सोचते थे कि प्रतीचि प्राची का मेल हो। आज
विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बहुत क्षेत्रों में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था ने बहुत उत्कर्ष किया है। उनको जोड़ना, समाहित करना और मिल करके एकांगी, एक कोई अब सीमित दायरा नहीं है। अब जो भी समाज, देश, संस्कृति के लिए उपयोगी चीज हो उनको जोड़ करके और बनाना और सीखना, तभी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और दर्शक हैं अविनाश महाराष्ट्र से। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हमारे जी नमस्कार, सवाल कोई इंग्लिश में कोई पास नहीं होता, इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में बात नहीं होती, ये भाषा की समस्या है। भाषा की समस्या अंग्रेजी के साथ हो या जो अपनी मातृभाषा नहीं होती है, दूसरी भाषा होती, उसके सीखने में समस्या होती है, उनको तैयार किया जा सकता है। सीखने से घबराना नहीं चाहिए। जितनी हमारे देश में इतनी भाषा बोलियां हैं, इतनी तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक से काम नहीं चल सकता, बहुत भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। तो जैसे अंग्रेजी को ही मान लीजिए सीखना हो तो हम नियम बना लें कि हम 2-4 शब्द रोज तैयार करेंगे, 2 वाक्य रोज तैयार करेंगे, तो धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी भाषा में सुबह से शाम तक हम 20-25 क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, निश्चित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उनको लेकर के तैयार कर लिया जाए। सुबह से शाम तक हम कितने तरह के वाक्य, उसी को मराठी में आप लिख लीजिए और उनको सोचिए कि अंग्रेजी में क्या हो सकता है, उतने का उन्हीं वाक्यों को बार बार तैयार करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हमें आगे घबराने से नहीं होगा, तैयार करने से। और भाषा, जितनी अधिक भाषाएं आए हमें वो अच्छा ही है, और हमारे लिए ज्ञान के अन्य द्वार भी खुल रहे हैं। उनके माध्यम, भाषा तो एक माध्यम है, भाषा के माध्यम से हम अन्य तरह के ज्ञानों का अर्जन करते हैं। जी, एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, जावेद अख्तर साहब हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सवाल। साइंस को कैसे पढ़ा जा सकता है? किसको? साइंस को। साइंस को कैसे पढ़ा जा सकता है? साइंस को पढ़ाने की जो विधि है, आजकल सबसे महत्वपूर्ण विधि कथा कहानी के माध्यम से बच्चों को साइंस सिखाना, ये महत्वपूर्ण विधि हो गई है कि बच्चों को कैसे किसी गूढ़ से गूढ़ विषयों को समझाए। और यही हमारा प्राचीन भी तरीका था, गूढ़ से गूढ़ बात को बातचीत के माध्यम से, कथा कहानी के माध्यम से समझाया जाए, प्रयोग के द्वारा समझाया जाए, व्यवहार के द्वारा समझाया जाए। केवल किताब से और ब्लैक बोर्ड से नहीं समझाया जा सकता। ये एक साधन है, लेकिन अन्य साधनों का प्रयोग जिसमें बालक हंसते खेलते किसी विषय का ग्रहण कर सके, वो विधि ही महत्वपूर्ण होती है, और उससे विद्यार्थी बहुत जल्दी से समझता है। किसी बात को समझाने का ये तरीका ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। स्टोरी टेलिंग शुरू से रहा है, चाहे दर्शन की बात हो या राजनीति की बात हो, या जो दादी नानी सिखाती थी, बताती थी और बच्चे सीखते थे, वो पद्धति तो अपने यहाँ रहा है। और साथ ही अब भी जो आप इसको टेलीविज़न के थ्रू या अन्य चीज़ों पे देख रहे हैं कि उसी को पालन किया जा रहा है। तो खुशदिल साहब का सवाल फिर से है, उनका लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद। जी जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कॉमर्स पे सर कैसा स्कोप है सर? कॉमर्स पे सर कैसा स्कोप है स्पोर्ट्स पे सर? कॉमर्स को कैसे पढ़ें? हाँ। देखिए, पढ़ने का, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, पढ़ने की जो विधि है, समझने की जो विधि है, वो मौलिक एक तरीका है जिनमें इनको पढ़ने के साथ साथ ये भी कि इसका स्कोप क्या है, ये पूछ रहे थे। कॉमर्स का स्कोप क्या है? स्कोप तो है बहुत व्यापक है, क्योंकि आजकल बिजनेस हाउसेज भी बहुत हो गए।
कॉमर्स का ही युग है। हाँ। हर जगह इसकी जरूरत है, तो इसका स्कोप तो बहुत है। आज के युग में तो ये अर्थकरी विद्या यही है। हाँ, अगर कोई दुकान भी चला रहा है तो सोचता है कि अकाउंटिंग उसका आना चाहिए। हाँ, अकाउंटिंग अच्छा से रखा जाए ताकि उनको मालूम हो कि उनका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और उसको डायग्नोज आप ही कर सकते हैं जी, जो कॉमर्स के जानकार हैं जी। चलिए, और आगे हम चर्चा कर रहे थे। तो शिक्षा व्यवस्था में जो मूलभूत अंतर आए हैं, एक तो समान शिक्षा की बात होनी चाहिए कि हम प्राइमरी एजुकेशन से लेके छोटी शिक्षा से लेके विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा एक समान होनी चाहिए, समान स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि केवल जोर व्यावसायिक शिक्षा पर नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई पाठ्यक्रम नहीं बंद कर देना चाहिए। ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि इसमें 2 विद्यार्थी हैं, कला, साहित्य, संगीत। ये हो सकता है कि व्यवसाय की दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से बहुत उपयोगी ना हो, नौकरी ना मिले, लेकिन समाज निर्माण में, जीवन निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा के पैमाने को निर्धारित करते समय, व्यवस्था को निर्धारित करते समय ये नहीं ध्यान रखना चाहिए इसमें कितने विद्यार्थी हैं। कह रहे हैं कि भाई 20 विद्यार्थी नहीं जब तक होंगे तब तक ये पाठ्यक्रम नहीं शुरू होगा, तब तक एक पोस्ट नहीं दी जाएगी। ये पैमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु, इससे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें तात्कालिक उपयोगिता, प्रासंगिकता, व्यावसायिकता का प्रश्न चिन्ह लगा करके इसको बंद नहीं करना चाहिए। इनको भी समान रूप से पल्लवित, पुष्पित होने के लिए, विकसित करने के लिए समाज को, देश को, सरकार को योगदान करना चाहिए, तभी सर्वांगीण देश का विकास होगा। जी, उड़ीसा से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, पहले बता रहे थे पहले हम बता रहे बोर्ड के बारे में। पहले अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लें। बोर्ड, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बता रहे थे माफ करें, माफ करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछें। उससे संपर्क टूट गया है। जी जी। और दूसरी जो कमी, नहीं, आप सही बताए, हो सकता है कि जो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी प्रधानमंत्री तो देश का एक ही बनता है जी, हो सकता है उसमें पोटेंशियल हो बनने का, और कल बन जाए तो देश का तकदीर बनाएगा, देश का दिशा देगा, नया प्रारूप लाएंगे जी। तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर एक ही बच्चा हो तो हमें उसको भी ध्यान में देना व्यवस्था की करनी चाहिए। और कोई भी एक विषय का ज्ञाता पूरे देश में यदि एक भी हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात। क्योंकि बहुत ऐसे विषय हैं जिनके आज ज्ञाता विद्वान नहीं रहे, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं देश में रहे। तो हमें ऐसी चीजों को, ऐसे ग्रंथों, ऐसे विषयों को, 1 मिनट बस बचे हैं तो एक आध क्वेश्चन लेंगे। जी आप बताइए। इनको रेखांकित करने के लिए हमें योगदान करना चाहिए और शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक सामाजिक दायित्व अपना समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, केवल एक बौद्धिक व्यायाम नहीं है कि कक्षा में गए और उनको पढ़ा दिए और हमारा काम खत्म हो गया। ये एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी आज अध्यापकों को, विद्यार्थियों को लेने की जरूरत है और उसको ले करके, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक कृत्य है, एक सामाजिक कार्य है। बात है। तो ये नए परिप्रेक्ष्य में इसको समझने और ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। मित्रों, आज की चर्चा से ये बात साफ हो गई कि हम लोग को केवल शिक्षा को नौकरी के तौर पे या करियर के तौर पे नहीं देखना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि समाज निर्माण में, देश निर्माण में कितना कारगर साबित होगा और कैसे हम अपना सहयोग
और उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। तो ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। और इसी के साथ आज के व्याख्यान को ख़त्म करते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पे प्रकाश डाला। थैंक यू। धन्यवाद।